Good morning students. Today we will start our new chapter number 5, coal and petroleum. Coal and petroleum. Before discussing about coal and petroleum, we will discuss some basic things. Do you have idea about living things or non-living things? Living things and non-living things. Living things, for example, animals, हम और प्लांट्स. तो इसमें क्या आ जाएगा? एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग. उसके अलावा इसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में फॉर सपोज टेबल, पेन, चेयर. अब नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या है? देखो, लिविंग थिंग्स क्या होती है? जो क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है, जिनको काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. मतलब इनका खुद का एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनमें डेवलपमेंट होता है, इनमें सेल स्ट्रक्चर होता है. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है. मतलब इनको ऐसा नहीं है कि इनको ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, या इनको कुछ एनर्जी चाहिए. लेकिन जो जैसे मैं बात करूँ, सपोज इफ़ वी हैव ट्रेन, बस. तो जैसे लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट प्लांट, ह्यूमन और एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं? मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो इनको, इनकी जो मूविंग है उसके लिए इनको क्या चाहिए? एनर्जी. तो अब ये जो हमारे पास में व्हीकल्स है, ट्रेन हो गया, बस हो गया और एनी अदर व्हीकल, मोटरसाइकिल, कार, जीप, कुछ भी ले लो, तो इनको भी क्या चाहिए? इनको जब मूव करना है तो दे ऑल्सो नीड एनर्जी. दे ऑल्सो नीड एनर्जी. अब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से. ऑफकोर्स ये बात है, इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से. लेकिन ट्रेन होगी, बस हो गई, इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? इनको एनर्जी मिलती है इनके अंदर जो फ्यूल होता है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, उससे इनको क्या मिलती है? एनर्जी. और उस एनर्जी के कारण ये क्या कर पाते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं. तो बेसिकली हुआ क्या कि लिविंग थिंग्स जो हैं उनको भी एनर्जी चाहिए, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, उनको भी क्या चाहिए? फ्यूल एनर्जी चाहिए. अब इनको जो ये फ्यूल एनर्जी मिलती है, पेट्रोल, डीजल, ये सब हमको कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है. कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है. तो उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. वो सारी चीज़ें जो हमको कहाँ से मिलती है? हमारे अर्थ से मिलती है, हमारे नेचर से मिलती है. दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज. अब नेचुरल रिसोर्सेज जो है दे आर ऑफ टू टाइप. नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं हमारे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, और वी कैन से रीन्यूएबल रिसोर्सेज. रीन्यूएबल. और एक होते हैं नॉन रीन्यूएबल. Renewable resources is also known as inexhaustible resources. Inexhaustible resources or non-renewable resources is also known as exhaustible resources. देखो, exhaustible और renewable. एग्जॉस्टेबल मतलब क्या होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जो एक टाइम लिमिट के बाद में क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है. लेकिन इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो है
वो ऐसे रिसोर्सेज है, चाहे उनका हम कितना भी यूज़ कर लें, अनलिमिटेड उसको हम यूज़ कर लेंगे, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, तो रीन्यूएबल और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है हमारे पास में एयर और सोलर एनर्जी, और वी कैन से सन लाइट। एयर जो है हम ब्रीदिंग करते हैं और भी कई जगह हम एयर यूज़ करते हैं, तो एयर जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। सोलर एनर्जी हो गया, सनलाइट हो गया, इसका चाहे हम कितना भी यूज़ कर लें वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। लेकिन अगर हम बात करें नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो उसमें आ जाएगा हमारे पास में कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे? कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, हमारी वाइल्ड लाइफ, ये सब हमारे कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो मतलब एक बार अगर वो ख़त्म हो गए, दे कांट बी क्रिएटेड अगेन, तो वो वापस नहीं बन सकते। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये हो गए हमारे टू टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच इज़ कोल एंड पेट्रोल। वी विल डिस्कस द कोल एंड पेट्रोल इन डिटेल। तो अब देखो, ये जो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, तो आपने देखा होगा कि अभी टेक्नोलॉजी का टाइम है और गवर्नमेंट जो है वो हमसे क्या कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या करनी है? सोलर एनर्जी यूज़ करनी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऑप्शन में हम क्या करते हैं, घर की छतों पे या बड़े बड़े प्लांट्स लेवल पे सोलर प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो जो सोलर प्लेट्स होती है वो क्या करती है, जो हमारी सनलाइट है उसको किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। तो सरकार जो है वो हमसे क्या बोल रही है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ करना है? सोलर एनर्जी का यूज़ करना है, बिकॉज सोलर एनर्जी जो है वो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, मतलब चाहे हम उसका कितना भी यूज़ कर ले वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा कि सोलर एनर्जी का यहाँ पे तो यूज़ होता ही होता है, उसके अलावा बहुत सारे व्हीकल्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है जो किससे चलते हैं? सोलर एनर्जी से चलते हैं। उसके अलावा भी सोलर हीटर हो गया, सोलर कुकर हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी बन गई है जो किससे चलती है? सोलर एनर्जी से चलती है, बिकॉज सोलर एनर्जी इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टेबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कोल के बारे में कि कोल जो है वो हमारा क्या होता है। अब अगर नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की बात करूँ तो हमको ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो जो कोल है, पेट्रोल है, ये हमको कहाँ से मिल रहे हैं? नेचर से मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसका अमाउंट जो है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है, बिकॉज हमारे कंट्री की या हमारे वर्ल्ड की भी बात करें तो पॉपुलेशन जो है हमारी वो क्या हो रही है? कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। तो उन सब के अकॉर्डिंग उनकी जो नीड्स हैं तो वो नीड्स जो है वो बढ़ रही है। तो कोल, पेट्रोल, ये सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इनकी नीड जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, और आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं बचेगी। इसीलिए हमको क्या करना है कि इनके ऑप्शन में जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, सो दैट कि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन्स होगी वो भी इन चीज़ों का यूज़ जो है वो आसानी से कर सके। अब देखो, फिर एक क्वेश्चन आता है कि कोल है, पेट्रोल है, ये हमको नेचर से मिलती है, तो क्या हम जैसे बाकी सारी चीज़ें हम बनाते हैं ना, सिंथेटिक चीज़ें, तो उसी तरह से हम क्या इनको लेबोरेटरीज में भी बना सकते हैं? तो ऑफकोर्स नॉट, वी कैन नॉट make the coal, petrol and non-renewable resources in laboratory, because इनके जो बनने का प्रोसेस है वो बहुत क्या है? स्लो प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब और इनके बनने के लिए जैसे हमारी जो कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस को भी हम लेबोरेटरीज में क्रिएट नहीं कर सकते। इसीलिए जो ये है ये हमको नेचर से मिल रहा है और हम इसका क्या करें? इस अकॉर्डिंग यूज़ करें ताकि ये आने वाली जनरेशन्स के लिए भी क्या आ जाए? काम में आ जाए।
तो हम इस चैप्टर का जो हमारा नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, तो वी विल डिस्कस कोल फर्स्ट देन पेट्रोलियम। कोल, अब कोल जो है वो कैसे बनता है कि जैसे इसके पीछे स्टोरी मतलब इसकी कुछ हिस्ट्री है कि कोल जो है वो कैसे बना। आज से लगभग 300 से 400 मतलब 300 to 400 ईयर्स पहले हमारी जो अर्थ है उस पर क्या था, बहुत डेंस एक फॉरेस्ट था जिसमें बहुत सारे एनिमल्स भी थे, प्लांट्स भी थे। लेकिन क्या हुआ, कुछ नेचुरल ऐसे कुछ मोमेंट्स आए नेचर में कि वो सारी चीज़ें जो है वो क्या हो गई, मिट्टी की जो है, सॉइल की जो लेयर्स है उसके नीचे दबती चली गई। अब जैसे जैसे उस पर क्या हो गई, सॉइल की लेयर्स आती गई, तो दे आर गोइंग टू डीप एंड डीपर, वो बहुत जो है वो अर्थ के नीचे चले गए। अब जैसे वो बहुत अर्थ के नीचे चले गए तो उनके ऊपर प्रेशर जो है उसके अंदर वो क्या हो गया, हाई हो गया, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, दोनों चीज़ें क्या हो गई। जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे हम ज़मीन के अंदर बहुत अंदर तक जाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होंगे, हाई होंगे। तो इस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जितने भी जो प्लांट्स और एनिमल्स थे वो सब मर तो पहले ही गए थे, लेकिन उनकी जो डेथ बॉडी है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गई, कोल में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई, कोल में कन्वर्ट हो गई। तो ये अब ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट और एनिमल जो है वो मरा और वो सीधा कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस एक्शन को, इस रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगा, कई लाखों वर्षों तक का टाइम लगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी बन गई, इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो अब ये सारी चीज़ होने के बाद में जब हम क्या करते हैं, हमारी अर्थ के अंदर खुदाई करते हैं तो उसके नीचे से हमको क्या निकलता है, हमारा कोल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें जो है वो निकलती है। ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि जो एनिमल्स थे और जो प्लांट्स थे उनकी बॉडी में मैक्सिमम क्या था, कार्बन। उनकी बॉडी में मैक्सिमम क्या था, कार्बन। अब इनकी बॉडी से ही क्या बना है, कोल। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। दिस मेथड इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। तो कोल जो है उसमें ज़्यादा कंटेंट किसका होता है, कार्बन का होता है। किसका होता है, कार्बन का होता है। अब कोल जो है वो आपने देखा होगा कि कोल जो है हमारा, उसका बेसिक यूज़ कहाँ होता है, खाना पकाने में। कोल मीन्स कोयला, अपनी भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं, कोयला। ब्लैक कलर का सॉलिड है और इसका यूज़ कहाँ होता है, खाना बनाने में तो होता ही है। लेकिन आज मतलब बहुत टाइम पहले जब इलेक्ट्रिसिटी इंजन ट्रेन्स के अवेलेबल नहीं थे तो ये कोयला जो है इसको जला के क्या किया जाता है, स्टीम बनाई जाती थी और उस स्टीम का यूज़ हम करते थे जो हमारी ट्रेन्स हैं उनके इंजन को रन करने के लिए। और कोयला जो है उसका आज भी कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे हमको कहाँ स्टीम क्रिएट करनी है टू रन एनी इंजन, तो वहाँ पे भी क्या किया जाता है, कोयले का यूज़ करके पानी को उबाला जाता है बॉयलर की हेल्प से, और जो वाटर से जो स्टीम बनती है उसका यूज़ होता है वापस किसी इंजन को चलाने के लिए। तो जो कोल है हमारा, इसके बहुत सारे यूज़ जो है वो अभी भी अवेलेबल है। उसके बाद में आता है एक चीज़, अब ये चीज़ हमने बोल दी कि कोल जो है इसके अंदर बेसिकली है क्या, कार्बन है। क्या है, कार्बन। अब देखो कार्बन है, जब भी कोई चीज़ जलती है, ये चीज़ें हमने छोटी क्लासेस में डिस्कस करी है कि जब भी कोई हमारी चीज़ जलेगी तो बेसिकली वो किसके प्रेजेंट में जलेगी, ऑक्सीजन। तो कार्बन की रिएक्शन क्या किससे होगी,
ऑक्सीजन से। मतलब जब भी हम कोयले को जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और जब कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, C+O2, क्या बन गया हमारे पास में, CO2। तो जब भी कार्बन जो है, जो कोल जो है वो बर्न होगा तो इससे क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब नेचर से जो कोल हमको मिलता है उसके अंदर कुछ और साइड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ में उस कोल पर प्रोसेस करके क्या किया जाता है, उसके जो साइड प्रोडक्ट्स है उसके अंदर कुछ और प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। अब वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं देखते हैं। कोल के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है देखो। सबसे पहले इसके अंदर होता है कोक। क्या होता है, कोक। उसके बाद में इसके अंदर होता है कोलतार, नाम सुने होंगे इसके आपने। और उसके बाद में इसके अंदर होती है कोल गैस। अब बेसिकली ये सॉलिड है, कोक जो है वो सॉलिड है, कोलतार जो है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये क्या हो गई, कोल गैस। तो तीनों स्टेट ऑफ मैटर्स जो है वो कोल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब कोक जो है हमारा वो है क्या, एक सॉलिड सब्सटेंस ही है, लेकिन ये कैसा होता है, पोरस। पोरस मीन्स इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र जो है, स्टोमेटा जो है वो क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ये थोड़ा टफ होता है और इसका कलर भी कैसा होता है, ब्लैक होता है। कैसा होता है, ब्लैक। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं कि हमारे अर्थ से जो भी हमको मेटल्स मिलती है, चाहे वो कोई भी मेटल हो, सपोज आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, गोल्ड हो, तो वो सारी मेटल्स जो है वो क्या होती है, प्योर फॉर्म में नहीं होती है। तो उसके अंदर से जो इम्प्यूरिटीज़ हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कोल तार। तो ये कोल तार जो है ये भी कैसा है, ब्लैक कलर का है और थिक लिक्विड है। थिक लिक्विड मीन्स ठीक है, नहीं थोड़ा ये कैसा है, गाढ़ा लिक्विड है, एकदम पतला पानी जैसा नहीं है, कैसा है, गाढ़ा लिक्विड है। और इसकी जो स्मेल होती है, इसकी जो स्मेल है वो हमको अच्छी नहीं लगती है, अनप्लीजेंट स्मेल। मतलब एक होती है कि कोई स्मेल है किसी चीज़ की तो वो हमको अच्छी लगती है, लेकिन इसकी स्मेल जो है वो हमको अच्छी नहीं लगती है। अब ये कोल तार जो है इसके अंदर 200 टाइप के अदर सब्सटेंस जो है वो क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। कितने सब्सटेंस, 200। और कोल तार जो है इसका यूज़ सिंथेटिक प्लास्टिक हो गया, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है उनको बनाने में हम क्या करते हैं, कोल तार जो है इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा बचता है कोल गैस। कोल के जो साइड प्रोडक्ट्स है, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अगर हम कोल गैस के बारे में बात करते हैं कि जब इस कोल से क्या निकलता है, कोक निकाला जाता है, तो इस ड्यूरिंग जो गैसेस बाहर निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं, कोल गैस। तो कोल गैस कब बनती है, जब कोल से हम क्या करते हैं, कोक को सेपरेट कर रहे होते हैं, तो हमको क्या मिलता है, कोल गैसेस मिलती है। अब इन कोल गैसेस का यूज़ कहाँ होता है, एज अ फ्यूल। वो प्लांट्स जहाँ पे क्या है, कोल से कोक बनाया जा रहा है, और वहीं आसपास में जो इंडस्ट्रीज हैं जिनको क्या चाहिए, एज अ फ्यूल कोई गैस चाहिए, तो वो कौन सी गैस का यूज़ करते हैं, कोल गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रीज विच इज़ सिचुएटेड नियर द कोल प्लांट्स, उन्हीं इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, कोल गैसेस जो है वो एज अ फ्यूल यूज़ होती है।
अब सबसे पहले एक चीज़ है कि लंदन एक कंट्री और न्यूयॉर्क में क्या किया गया था कि ये कोल गैस जो है इसका यूज़ कहाँ किया गया था, जो हमारे स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट मीन्स रोड की जो लाइटें हैं उनको चलाने में कोल गैस का उन्होंने यूज़ किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद इसका यूज़ जो है वो लाइट पर्पस से नहीं, किस पर्पस से किया गया, हीट, मतलब हमको जब भी हीट चाहिए तो हम किसका यूज़ करते हैं, कोल गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोल एंड साइड प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। In our next lecture, we will discuss what is petroleum and how can we get petroleum from nature. Thank you.